हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के जो भी मुख्य मुख्य टॉपिक जो पेपर में आते हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने पिछले 5 साल के पेपर्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उनके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। तो मैंने देखा बस इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। ये टोटल टॉपिक्स जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं वो टोटल 38 टॉपिक्स हैं। ये मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल कर देता हूँ और इन टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए आज हम कुछ ही टॉपिक्स करेंगे और 2-3 पार्ट में इनके ऊपर वीडियो बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आप लोग भी बोर नहीं होगे और आपके टॉपिक भी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में आता है, पार्ट फर्स्ट में। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविज़न किस पार्ट में है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है पहले पार्ट में। आर्टिकल 1 में बताया गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो और भारत राज्यों का एक संघ है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि जो वर्ड इंडिया है, अपने भारत देश का नाम इंडिया और भारत किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 1 में मेंशन है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का पुनर्गठन, ये अनुच्छेद 2 में है। आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में ये है कि अगर किसी स्टेट का एरिया आपको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, किसी राज्य का जो क्षेत्रफल है बढ़ाना है घटाना है, उसके नाम को बदलना है या फिर उसकी बाउंड्री में कोई परिवर्तन करना है, तो वो आता है अनुच्छेद 3 में, आर्टिकल 3 में। तो पहले पार्ट में यही 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देखिए ये सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 में आता है पार्ट सेकंड में, तो इसमें आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट है, इसमें आर्टिकल 7 इंपॉर्टेंट है और 11। 5 में क्या है, 5 में सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। 7 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान से इमिग्रेंट्स आते हैं उनको सिटीजनशिप आर्टिकल 7 में मिलती है। और 11 में क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के कानून को बदल सकती है, चेंज कर सकती है या कोई उसमें नया चेंज लेके आ सकती है। तो संसद को ये अधिकार है कि नागरिकता के कानून में कोई भी बदलाव कर सके, ये आर्टिकल 11 में है। अगला टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो ये फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन कोई भी आप एग्ज़ाम दे लो, ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आपको स्पेशली पढ़ना है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, पार्ट 3 के, ठीक है, मूल अधिकार। अब इसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल 32 को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि आर्टिकल 12 जो है, तो उसमें पूछ लेगा, जो आर्टिकल 12 में द स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, द स्टेट, ठीक है। तो पूछ लेगा द स्टेट किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 12 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 है ना, 15 इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है, 17 कई बार पूछा गया है। इसमें अनटचेबिलिटी आती है ना, छुआछूत के जो कानून है उसको एबॉलिश कर दिया गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलते हैं। आर्टिकल 18 है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, है ना। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद राइट टू ट्रेड, और उसके बाद राइट टू फ्रीली मूव, कहीं भी आप पूरे इंडिया में घूम सकते हो, तो इस तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के आपको आर्टिकल 12 से लेके और आर्टिकल 25 तक तो ऐसे ही पढ़ जाना है। इसको आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक आर्टिकल 29, 30 और लास्ट में आर्टिकल 32। 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब संवैधानिक उपचार है, मूल अधिकार के हनन में संवैधानिक उपचार किस आर्टिकल में मिलता है, किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 32 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, ठीक है। अगला है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अब इसमें सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ने हैं
वो ये हैं आर्टिकल 37, आर्टिकल 39A, ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल जो है वो नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है किसी के स्टेट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड है, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, यूसीसी बोलते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल, आप 2 आर्टिकल और पढ़ लेना, कौन से, एक आर्टिकल 50 और एक आर्टिकल 51। 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जो न्यायपालिका का एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका से सेपरेशन है ना। और आर्टिकल 51 में क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना होती है। आगे आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, है ना, ये पार्ट 4 है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है, जो ये प्रोविज़न है, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था। 1976 में एक कमेटी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वही रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, उस समय का यूएसएसआर, ठीक है, 1 मिनट ऐसे अच्छे से लिख देते हैं, यूएसएसआर से हमने इसे अडॉप्ट किया था। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। और किस संविधान संशोधन से हुआ, किस संविधान संशोधन से इन्हें ऐड किया गया, तो इनको 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि पेपर में एलएलबी में कई बार आते हैं, आपको याद रखने होंगे। उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये आर्टिकल 52 से 61 में है। अब इसमें कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल 52 पढ़ना होगा आपको, आर्टिकल 54 पढ़ना होगा आपको, आर्टिकल 60 पढ़ना होगा, आर्टिकल 61 पढ़ना होगा। आर्टिकल 52 में क्या है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, मतलब यही है कि एक राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद 54 में इलेक्शन बताया गया है कि इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, जैसे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, जितने भी मेंबर चुन के आते हैं, सांसद चुन के आते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए, वो तो कौन कौन इनके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकता है, एक तो इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, ये लोग वोट करते हैं। ये आर्टिकल 54 में लिखा है। आर्टिकल 60 में क्या है, आर्टिकल 60 में ओथ का प्रोविज़न है, शपथ ग्रहण कौन कराता है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, CJI। उसके बाद 61 में इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना। तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद एक आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, पार्डनिंग पावर है। उसके बाद एक आर्टिकल पढ़ना है राष्ट्रपति से संबंधित 123। इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकें, मतलब जब संसद का कोई भी सदन कार्य में नहीं है, कोई भी सदन चालू नहीं है, या कोई एक सदन काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद आपके हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 63 से 65 के बीच में है। तो आपको इसमें तो तीनों आर्टिकल पढ़ने हैं आपको, 63 भी पढ़ना रहेगा, 64 भी पढ़ना रहेगा और 65 भी, ठीक है। 63 में बोला गया देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद 64 में बताया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मतलब राज्यसभा के सभापति बोले जाएंगे। 65 में बताया गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, ये 65 में। तो तीनों आर्टिकल आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद आपको एक आर्टिकल 83 पढ़ना रहेगा। आर्टिकल 83 में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि राज्यसभा जो है उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या है। तो राज्यसभा देखो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर को वोट कौन करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनरल बिल। आर्टिकल 107 पढ़ना रहेगा, मनी बिल पढ़ना रहेगा, फाइनेंस बिल पढ़ना रहेगा। ये इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, क्योंकि कई बार ये पेपर में आ जाता है कि जनरल बिल किस आर्टिकल में, मनी बिल किस आर्टिकल में, फाइनेंस बिल।
तो मैंने बनाई थी GMF, ठीक है, और जी से जनरल बिल, M से मनी बिल और F से फिनांस बिल। तो इसको मैंने 7 कोट किया था, 7, 10, 17, ठीक है। तो 107, 110 और 117, हर एक के आगे आप पहले एक एक लगा लो। तो ये मैंने ट्रिक बनाई थी। बाकी आप लोग कोई भी ट्रिक बना सकते हो इन्हें याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, पेपर में आता रहता है। अगला है यूनियन जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है। ये आपको मतलब विशेष रूप से तैयार करना है। अब इसमें तैयार करने वाले कौन से आर्टिकल है? 124, 124 के बाद आपको 131, 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। इस एक 129 भी आपको करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद 136 स्पेशल लीव पिटीशन, और उसके बाद 136 के बाद आपको करना रहेगा 141, 142, 143। ये आपको इतने आर्टिकल पता होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। 141 में यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी लॉ बनाता है तो वो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होगी। 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 143 में एडवाइजरी जुडिक्शन है, इसमें राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, ठीक है, किसी भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपको इसमें करना है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें आपको आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149 पढ़ना रहेगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बस, और ये देख लेना कि जो कैग हैं वो किसको अपनी रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। कि अगर कोई ऑडिट किया है कैग ने, तो सेंटर में वो रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और किसी गवर्नर के कहने से किया है तो वो रिपोर्ट किसको देंगे? तो वो रिपोर्ट देंगे गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद आपको गवर्नर के प्रोविज़न पढ़ने हैं। इसमें आपको 153 पढ़ना रहेगा, 153 के बाद 161 पढ़ना रहेगा आपको। इसमें पार्डनिंग पावर है गवर्नर की। 153 में बताया गया है देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर एवरी स्टेट, ठीक है। और जो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 213 में है, ये आप एक बार पढ़ लेना अपने उससे। उसके बाद स्टेट जुडिशरी, ये आर्टिकल 214 से 226 के बीच में आती है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 233। स्टेट जुडिशरी में आपको क्या पढ़ना रहेगा? आर्टिकल 214 और 226, ये तो आप पढ़ ही लीजिए। अच्छा, उसके बाद स्टेट जुडिशरी में देखो हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट की थोड़ी सी जी के पढ़ लेना, जैसे हाई कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश किए गए। तो देखो इंडिया में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने का एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था, कब आया था? 1861 में। ये उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था, तब अपने यहाँ पे 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुए थे 1862 में। उसके बाद जो अगला हाई कोर्ट बना था वो बना था इलाहाबाद में, मतलब उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये बना था 1866 में, ठीक है। तो ये छोटी सी जी के है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आगे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ये आर्टिकल 213 में आते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न और आप याद रखना कि स्टेट्स में तो हाई कोर्ट 214 में आता है, और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, दिल्ली का अपना अलग हाई कोर्ट है, ठीक है, वो किस आर्टिकल में आता है? वो 241 में आता है। अब देखो 3 चीज़ें हैं, क्या? एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट स्टेट में और एक हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी में। तो अब इन्हें याद करने का एक मैंने ट्रिक बनाया था। वो ट्रिक ये है कि यहाँ लिख लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ये यूनियन टेरिटरी का है, ठीक है। ये आर्टिकल 124, ये आर्टिकल 214 और ये आर्टिकल 241। आप देखोगे 124 ही है हर किसी में, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ 124 है, यहाँ 214 है और यहाँ 241 है। तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो यही आर्टिकल आएंगे। अब आप कैसे भी अपनी ट्रिक बना लेना है याद करने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। आगे वाली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे यूनियन टेरिटरी है, पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये टोटल 38 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं,
देखो लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ज़्यादा हो जाती है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी। आप ल्यूसेंट की बुक इसमें फॉलो कर सकते हो। ल्यूसेंट की बुक में ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो इनपुट अच्छी लगती है या फिर आपको हेल्पफुल फील होती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।